नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। हिस्ट्री के सीरीज में आज दूसरा क्लास है। इसमें मगध साम्राज्य, इससे पहले हड़प्पा सभ्यता का वीडियो आ चुका है, आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और आज दूसरा है मगध साम्राज्य से रिलेटेड। तो देखते हैं मगध साम्राज्य में पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मगध पर सर्वप्रथम किस राजवंश ने शासन किया था। ऑप्शंस है ए मौर्य वंश, बी शिशुनाग वंश, सी हर्यक वंश या डी गुप्त वंश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हर्यक वंश। सबसे पहले मगध पर हर्यक वंश ने शासन किया था और संभवतः 566 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, हर्यक राजवंश को किसने स्थापित किया था। वैसे देखिए, हर्यक वंश को संभवतः, पहले देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंबिसार, सी बिंदुसार और डी कनिष्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश को स्थापित किया था। सबसे पहले देखते हैं कि संभवतः इसकी स्थापना बिंबिसार के दादाजी ने किया था 566 ईसा पूर्व में। 566 में 566 ईसा पूर्व में बिंबिसार के दादाजी ने किया था। संभावना ऐसी है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो हैं वो हैं बिंबिसार। मगध साम्राज्य के जो हर्यक वंश थे उनके वास्तविक संस्थापक हैं बिंबिसार। ये कब किए थे? 544 ईसा पूर्व में। 544 ईसा पूर्व में, 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने किया था हर्यक राजवंश की स्थापना। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत किया था। ऑप्शंस है ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी शिशुनाग या डी धनानंद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी बिंबिसार। बिंबिसार ने वैवाहिक गठजोड़ के माध्यम से अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने का कोशिश किया था। उसमें आप देखिए कि इन्होंने मुख्यतः 3 वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। उसमें जो पहला था, पहली पत्नी इनकी जो थी वो थी, पहली पत्नी थी महाकौशल। पत्नी का नाम था महाकौशल। महाकौशल ये कौन थी? तो महाकौशल जो थी वो प्रसेनजीत की बहन थी। महाकौशल प्रसेनजीत की बहन थी और उनसे शादी करने के कारण उनको दहेज के रूप में काशी का राज्य मिला था, जिससे उनको 1 लाख सिक्कों का राजस्व प्राप्त होता था। महाकौशल प्रसेनजीत की बहन थी, उनसे विवाह करने के पश्चात उनको काशी राज्य मिला दहेज के रूप में, और जिससे उस राज्य से 1 लाख सिक्कों का राजस्व प्राप्त होता था। अब देखते हैं इनकी दूसरी पत्नी, दूसरा जब विवाह किया वो कौन थी। इनकी जो दूसरी पत्नी थी वो थी लिच्छवी की राजकुमारी चेल्लाना। लिच्छवी की राजकुमारी चेल्लाना। लिच्छवी की राजकुमारी चेल्लाना इनकी दूसरी पत्नी थी। और इन्हीं से, याद रखेंगे, इन्हीं का पुत्र जो था वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु इन्हीं का पुत्र था। इनकी 3 पत्नियां जो थी, उनमें तीसरी जो पत्नी थी वो थी आपकी मद्र नरेश, जो मद्र वंश का शासक था, उनकी पुत्री थी। इनकी तीसरी पत्नी जो थी वो मद्र वंश की शासक की पुत्री थी। तो ये 3 पत्नी हो गई। मद्र वंश अभी कहाँ है? पंजाब। अभी जो पंजाब है वहां था पहले मद्रवंश। तीसरी मद्रवंश की पुत्री थी। पहली हो गई महाकौशल, दूसरी चेल्लाना और तीसरी मद्रवंश की पुत्री थी। और जो चेल्लाना थी इन्हीं का पुत्र था, इन्हीं से जो अजातशत्रु का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर
हर्यक वंश का दूसरा और बहुत शक्तिशाली शासक बना। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं आगे क्या है आज का। सॉरी, चौथा प्रश्न है, बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के इलाज के लिए किस प्रसिद्ध चिकित्सक को भेजा था? ऑप्शन है ए जीवक, बी चरक, सी आचार्य पतंजलि या डी कौटिल्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जीवक। बिंबिसार का राज्य में जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, राजशाही चिकित्सक बोलते हैं, राजवंश का इलाज के लिए, राज्य के राज परिवार के इलाजों के लिए थे, वो थे जीवक। इन्होंने अवंती नरेश प्रद्योत, उनको पीलिया हो गया था, पीलिया हो गया था, पीलिया के इलाज के लिए ही इनका बीमारी ठीक नहीं हो रहा था प्रद्योत का, तो इसी के लिए इन्होंने जीवक को अवंती भेजा था उनके इलाज के लिए। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस शासक ने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी? ऑप्शन से ए बिंबिसार, बी बिंदुसार, सी अशोक और डी अजातशत्रु। तो अभी हम लोग देखें कि बिंबिसार का जो पुत्र था, बिंदुसार बिंबिसार में कंफ्यूज नहीं होंगे, बिंबिसार हर्यक वंश का था और बिंदुसार ये था, अब आगे पढ़ेंगे, मौर्य वंश का शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। तो अभी हम लोग हर्यक वंश का देख रहे हैं, अपने ही पुत्र की हत्या, पिता की हत्या किसने की थी? तो आंसर है अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने अपने ही पिता, कौन होंगे, बिंबिसार की हत्या कर दी। और ये कौन थे, उनकी जो बिंबिसार की जो 3 पत्नियां थी उसमें से अभी हम लोग देखें, ये चिल्लना के पुत्र थे। उनकी जो पत्नी थी दूसरी, चिल्लना, बिंबिसार की दूसरी पत्नी चिल्लना का पुत्र अजातशत्रु था। तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी और राजगद्दी पर बैठ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्राचीन शासक ने युद्ध में महाशिला कंटक और रथ मूसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया? ऑप्शंस है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अजातशत्रु, सी धनानंद या डी कालशोक। तो पहले इस प्रश्न का सही जवाब देखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है बी अजातशत्रु। अजातशत्रु ने सबसे पहले युद्ध में 2 प्रमुख उस समय जो हथियार थे वो महाशिला कंटक और रथ मूसल का उपयोग किया था, सबसे पहले इन्हीं के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय मगध का शासक कौन था? महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय मगध का शासक कौन था? तो ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी अशोक या डी बिंदुसार। देखिए हर प्रश्न में बिंबिसार और बिंदुसार है तो कंफ्यूजन नहीं होना है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय जो शासक था वो अजातशत्रु थे, मगध का शासक अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासन काल में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किसके काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किसके काल में हुआ था? ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी अजातशत्रु, सी अशोक या डी कनिष्क। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति या बौद्ध सभा हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, शायद 463 ईसा पूर्व में हुआ था, 463 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति, 463 के समय प्रथम बौद्ध सभा। और ये अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ हुआ था पूछा जाता है, तो कहाँ हुआ था? राजगृह में या राजगीर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन राजगीर में हुआ था या राजगृह में हुआ था, 463 ईसा पूर्व में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य का नया राजधानी बनाया? ऑप्शन है ए उदयन, बी अजातशत्रु, सी अशोक या डी चंद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए उदयन। उदयन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी राजगृह से, मगध की राजधानी राजगृह से
पाटलिपुत्र लेकर आए थे। तो सबसे पहले पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाया? उदयन ने, जो अभी आधुनिक पटना है वहां। अब एक प्रश्न आएगा कि उदयन जो थे वो किस साम्राज्य से थे? तो उदयन का पहले एक नाम और है, उदय भद्र भी बोलते हैं इसे। कहीं कहीं क्वेश्चन में उदय भद्र के नाम से भी आ जाता है, कहीं कहीं उदयीन आता है, तो सब एक ही नाम है, याद रखें, उदय भद्र, उदयीन या उदयन। ये हर्यक वंश के ही शासक थे। और अगला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या है। हर्यक वंश का अंतिम प्रमुख शासन कौन था? ए महापद्मनंद, बी कल्लशोक, कालशोक होगा, सी अजात शत्रु या डी उदयन। तो इस प्रश्न का सही जवाब अभी हम लोग देखें, उदयन हर्यक वंश का अंतिम शासक तो नहीं था, इसके बाद भी छोटे मोटे 1-2 साल के लिए रहे, लेकिन सबसे जो प्रमुख अंतिम शासक था ये उदयन था। इसके बाद के जो शासक थे वो 1-8 साल के लिए रहे तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए ये प्रमुख अंतिम प्रमुख शासक जो थे वो उदयन ही थे। 11वां प्रश्न, कालशोक निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था? ऑप्शन है ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी नंद वंश या डी शिशुनाग वंश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश कालशोक शिशुनाग वंश से थे। कालशोक किनके पुत्र थे? तो कालशोक के पिता का नाम शिशुनाग था। शिशुनाग ही कालशोक के पिता का नाम था। शिशुनाग ने इससे पहले जो हर्यक वंश था उनको समाप्त करके जो उनके आखिरी शासक जो हुए उनकी हत्या करके शिशुनाग एक नए वंश की स्थापना की, शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश की स्थापना करीब 413 ईसा पूर्व में हुई। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना करीब 413 ईसा पूर्व में की। और इसके बाद शिशुनाग के बाद इनका पुत्र कालशोक ही शासक बना, गद्दी पर बैठा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन से ए कालशोक, बी अजातशत्रु, सी बिंदुसार या डी महापद्मनंद। तो काकवर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? ए कालशोक को। काकवर्ण इनका कहाँ वर्णन है कालशोक का नाम? तो पुराणों के अनुसार जो है इनका नाम काकवर्ण है। पुराणों के अनुसार इनका नाम काकवर्ण है, कालशोक का। अगला प्रश्न देखेंगे। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन से ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी वैशाली या डी कुंडलवन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में आयोजन हुआ था। पहला हम लोग देखे थे राजगृह में। सब क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, याद रखेंगे। पहला जो बौद्ध संगति या बौद्ध सभा उसका आयोजन राजगृह में हुआ था, अभी हम लोग देख चुके हैं। कब हुआ था? 463 ईसा पूर्व में और अजातशत्रु के शासनकाल में। सेम क्वेश्चन वही चीज अगर द्वितीय के बारे में पूछा जाए तो द्वितीय कहाँ हुआ था? वैशाली में। अब कब हुआ था? तो ये 100 साल के बाद में हुआ था। वो कब हुआ था? 463। तो ये कब होगा? 363 ईसा पूर्व में। 363 ईसा पूर्व में और वैशाली में हुआ। इस समय शासक कौन थे? कालशोक। यानी वंश भी पूछा जाता, किस वंश के समय में हुआ? तो शिशुनाग वंश। जब द्वितीय बौद्ध संगति हुई उस समय किस वंश का शासक था मगध साम्राज्य पे? तो उसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश। नेक्स्ट 14वां प्रश्न आएगा। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के संरक्षण में हुआ? अभी वही प्रश्न हम लोग देखे थे। ऑप्शन है सारे कालशोक, अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु, लेकिन हमारा आंसर कालशोक अभी हम लोग देख चुके हैं। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां।
नंद वंश के संस्थापक कौन थे? ए धनानंद, बी महापद्मनंद, सी राधानंद या डी अभयनंद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। महापद्मनंद, ये जो नंद वंश है, इस वंश को प्रथम गैर क्षत्रिय वंश भी कहा जाता है। प्रथम इंपॉर्टेंट है, प्रथम गैर क्षत्रिय वंश, क्योंकि ये क्षत्रिय नहीं माने जाते थे नंद वंश के लोग। प्रथम गैर क्षत्रिय वंश, ये लोग क्षत्रिय वंश नहीं माने जाते थे, ये लोग माने जाते थे निम्न जाति के, शायद नाई माने जाते थे। ऐसा कुछ पुस्तकों में वर्णन है कि नंद वंश के लोग नाई जाति से थे। और महापद्मनंद महान सम्राट हुए, इन्होंने काफी क्षत्रिय साम्राज्य जो थे उनका नष्ट भी इन्होंने किया। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को छत्रांतक के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी कालशोक, सी धनानंद या डी महापद्मनंद। तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि महापद्मनंद, पहले तो इसका आंसर देख लेंगे। छत्रांतक किसे कहा जाता है? महापद्मनंद को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि महापद्मनंद ने ये पहला गैर क्षत्रिय था और इन्होंने काफी क्षत्रियों का सर्वनाश किया था, काफी क्षत्रिय शासकों को मारा था, उनके साम्राज्य को अपने मिलाया था। ये काफी शक्तिशाली शासक थे, इसलिए महापद्मनंद को छत्रांतक कहा था, क्योंकि इन्होंने क्षत्रियों का अंत किया था, इसलिए इनको छत्रांतक भी कहा जाता है महापद्मनंद को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 17वां प्रश्न रहेगा हमारे सामने। नंदोपक्रमणी नामक एक विशेष माप के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है ए धनानंद, बी महापद्मनंद, सी चाणक्य या डी बिंबिसार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए धनानंद। धनानंद ने एक विशेष प्रकार के माप का आविष्कार किया था, जिसे नंदोपक्रमणी कहा जाता है। नंदोपक्रमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ष मौर्य वंश की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है ए 325 ईसा पूर्व, बी 321 ईसा पूर्व, सी 311 या डी 330 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब है 321 ईसा पूर्व। 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का स्थापना हुआ था। नंद वंश के शासक धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इस वंश की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य का सहायता लिया, फिर चाणक्य भी जिसे कहते हैं। तो कौटिल्य ने की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या करके नंद वंश का अंत किया और मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। अगला प्रश्न है 19वां नंबर। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है ए कौटिल्य, बी मुद्रा राक्षस, सी रुद्रदामन या डी मेगास्थनीज। इस प्रश्न का सही जवाब है इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। इसके अलावा कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी आपको पता ही होगा। कौटिल्य के पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। बहुत ही फेमस है ये अर्थशास्त्र। किसने लिखा? ये एक इंपॉर्टेंट चीज, ये अर्थशास्त्र किताब का नाम है, अर्थशास्त्र लिखा है कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र ये बुक है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है। ये किताब है राजनीतिक शास्त्र की, यानी कि पॉलिटी की किताब है। इसमें अर्थशास्त्र नाम है, बट ये इकोनॉमी की बुक नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस का बुक है। ये कैसे शासन किया जाता है, राजा को कैसा होना चाहिए, उसके मंत्रियों को कैसा होना चाहिए, प्रजा को कैसा होना चाहिए, उनके क्या कर्तव्य हैं, उनको कितना कर देना चाहिए, कितना कर लेना चाहिए, ये सारे इसमें वर्णन है। यानी एक ये पॉलिटिकल बुक है, एक राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है। इसलिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि अर्थशास्त्र बुक का नाम है, बट ये एक राजनीतिक शास्त्र की किताब है। अगला देखेंगे 20वां प्रश्न। कादंबरी के लेखक कौन है? ए बाणभट्ट, बी विशाखदत्त, सी चाणक्य या डी दंडिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए बाणभट्ट। कादंबरी के लेखक हैं बाणभट्ट।
अगला प्रश्न 21वां, किस शासक के लिए महाभाष्य नामक पुस्तक में अमित्रोघट शब्द का प्रयोग हुआ है? अमित्रोघट शब्द का प्रयोग किस शासक के लिए हुआ है? ऑप्शंस है ए बिंबिसार, बी चंद्रगुप्त, सी धननंद या डी बिंदुसार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी बिंदुसार। यहाँ भी देखिए बिंबिसार है। बिंबिसार किस वंश का है? तो ये है हर्यक वंश के। और बिंदुसार किनके हैं? मौर्य वंश के, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। तो बिंदुसार के लिए ही महाभाष्य नामक जो पुस्तक है, महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है, उनके उस बुक में इनके लिए, बिंदुसार के लिए अमित्रोघट शब्द का प्रयोग हुआ है। 22वां नंबर देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को अपना लिया था? ऑप्शन है ए शैव, बी वैष्णव, सी बौद्ध या डी जैन। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में अपनी गद्दी को त्याग कर, यानी अपने पुत्र बिंदुसार को शासन की बागडोर सौंप दी और स्वयं जैन धर्म अपना लिए। जैन धर्म अपनाने के बाद वे दक्षिण भारत की तरफ आ गए। दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में एक श्रवणबेलगोला एक जगह है, जगह का नाम है श्रवणबेलगोला, श्रवणगोलबेला श्रवणगोलबेला में इन्होंने संलेखना विधि अपनाकर अपनी मृत्यु कर ली। यानी संलेखना विधि में क्या होता है कि भूखे प्यासे रहना। श्रवणगोलबेला में जाकर इन्होंने संलेखना विधि को अपनाया, मतलब अन्न का त्याग करना, जल का त्याग करना, मतलब ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे और अपनी मृत्यु खुद चुनेंगे। बिना खाना पानी लिए मृत्यु कर लेना, इस विधि को संलेखना विधि कहते हैं। तो संलेखना विधि से किनकी मृत्यु हुई? जैन धर्म अपना लिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, उनकी ही मृत्यु संलेखना विधि से हुआ। और ये कहाँ हुआ? श्रवणगोलबेला में। ये कहाँ है? तो ये है आपका कर्नाटक राज्य में, यानी कि मगध बिहार से ये जैन धर्म अपना लिए और शासन अपने पुत्र को सौंप दिए और दक्षिण भारत की ओर आ गए। श्रवणगोलबेला में आकर इन्होंने संलेखना विधि को अपनाकर अपनी मृत्यु कर ली। 23वां प्रश्न देखेंगे, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है ए अशोक, बी बृहद्रथ, सी सुसीम या डी महेंद्र। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक थे, ऑप्शन के अनुसार आंसर है बी बृहद्रथ। बृहद्रथ को मौर्य वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसके अलावा सुसीम जो थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक कौन थे? अशोक थे चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और बिंदुसार के पुत्र, जो महान सम्राट बने मगध साम्राज्य के। सुसीम जो थे वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और बिंदुसार के ही पुत्र थे। यानी अशोक और सुसीम दोनों भाई थे, सौतेले भाई थे। सुसीम बड़ा भाई था। सुसीम बड़ा होने के कारण इनके पुत्र बिंदुसार ने पहले सुसीम को ही सम्राट बनाने का सोचा था। यानी बिंदुसार चाहते थे कि मेरे बाद मगध साम्राज्य का यानी मौर्य वंश का अगला शासक सुसीम बने, लेकिन इनके जो मंत्रीगण थे, मंत्री परिषद के लोग थे, उन्होंने अशोक को बनाना चाहा, क्योंकि सुसीम उनको पसंद नहीं थे या ये बहुत योग्य नहीं थे। अशोक उससे ज्यादा योग्य था, इसलिए उनके जो मंत्रीगण थे, जो राजा के और भी सभा में रहते थे, उन लोगों ने अशोक को बनाने का निश्चय किया था। बाद में अशोक ने सुसीम सहित अपने, ऐसा कहा जाता है कि 99 भाइयों की हत्या की थी और उसके बाद सम्राट बने थे मगध साम्राज्य के। 24वां प्रश्न देखेंगे, तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी में है आपका राजगीर या राजगृह, सी वैशाली या डी अवंती। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए पाटलिपुत्र, यानी आधुनिक पटना में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था।
ये आपको बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि ये कब हुआ था। हमने दो आपको बताया, पहला 463 ईसा पूर्व में, दूसरा 363 ईसा पूर्व में। दोनों के समय में शासक भी कौन थे बता दिए। यहाँ आपको बताना है कि ये कब हुआ था, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन जो पाटलिपुत्र में हुआ वो कब हुआ था। चलिए मैं एक हिंट के तौर पर आपको बता देता हूँ कि इस समय जो शासक थे, शासक जो थे यानी तृतीय बौद्ध सभा के समय में मगध साम्राज्य के जो शासक था वो अशोक थे। अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगति का या बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है कि यह कब हुआ था। अब आज का आखिरी प्रश्न देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के संरक्षण में हुआ था। तो अभी 24वां में हमने बताया, वही आंसर है। ऑप्शन है ए कालशोक, बिंदुसार, अशोक या अजातशत्रु। सही जवाब इसका अशोक है। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अपने दोस्तों में जो भी एमटीएस का, एसएससी का, रेलवेज का या बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो उनको शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल पे बनिए। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस सभी के क्लास, यानी कि एक कंपटीशन एग्जाम की लगभग हर चीज़ मिलेगा इस चैनल पे। तो चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।